हाय फ्रेंड्स, लूसेंट जीके की सीरीज में ये हमारा अगला वीडियो जिसमें पुरातत्व संबंधित साक्ष्य से मिलने वाली जानकारी हम पढ़ेंगे। इसके पहले हमने लूसेंट जीके से रिलेटेड बहुत सारे वीडियो कंप्लीट किए। दोस्तों उसको जरूर कंप्लीट कीजिए। हमारा टारगेट यही है कि हम पूरी सीरीज भर में लूसेंट की पूरी बुक को कंप्लीट कर दें, जिससे कि आप अपने एग्जाम को बेहतर बना दें। तो देखते हैं दोस्तों, पुरातत्व संबंधी साक्ष्य से मिलने वाली जानकारी। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो उसका पहला क्वेश्चन है, भारतीय पुरातत्व का पितामह या फादर ऑफ आर्कियोलॉजी किसे कहते हैं? तो सर अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का पितामह कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, और बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो इसमें इस पूरे टॉपिक में पुरातत्व संबंधी साक्ष्य से मिलने वाली जानकारी है, जो भी हमको खुदाई में जो भी चीज़ें मिली है, अभिलेख मिली है, इसमें जो भी चीज़ें लिखी गई है, जो भी हमको मिला है, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है। तो इसको आप देखिए, आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हर एक चीज़ को मैं लिखूंगा, बहुत धीरे धीरे इस वीडियो को हम बनाएंगे। भले थोड़ा बड़ा बने वीडियो, लेकिन पूरा वीडियो हमारे लिए बहुत काम आने वाला है। तो आगे हम बढ़ते। हमने यहाँ पर सबसे पहले लिखा है भारतीय पुरातत्व का पितामह सर अलेक्जेंडर कनिंघम, ये आपको याद रखना है। इसी में हम आगे बढ़ते हैं, लूसेंट जीके में हम आगे बढ़ते। तो 1400 ईसा पूर्व के अभिलेख, जो 1400 ईसा पूर्व का अभिलेख है, 1400 ईसा पूर्व का अभिलेख है, जो बोगाज कोई इसको बोलते हैं एशिया माइनर। एशिया माइनर, हर एक चीज को मैं लिखूंगा दोस्तों, नोट करिएगा। एशिया माइनर से वैदिक देवता, इससे बोगाज कोई एशिया माइनर जिसे कहते हैं, से वैदिक देवता वरुण, इंद्र, मित्र और नासत्य जिसे अश्विनी कुमार कहते हैं, इनके नाम मिलते हैं। तो बोगाज कोई, जो जिसे हम एशिया माइनर कहते हैं, 1400 ईसा पूर्व में ये अभिलेख मिला है। अभिलेख है ये एक प्रकार का अभिलेख मिला है, जिसमें मित्र, वरुण, इंद्र और नासत्य जिसे अश्विनी कुमार कहते हैं, इनके नाम मिलते हैं। दोस्तों आगे बढ़ते, बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक चीज को हमको पढ़ना है। 1400 ईसा पूर्व में बोगाज कोई जिसे एशिया माइनर कहते हैं, एक अभिलेख मिला जिसमें मित्र, वरुण, इंद्र और नासत्व जिसे अश्विनी कुमार कहते हैं, इनके नाम मिलते हैं। मध्य भारत में भागवत धर्म विकसित होने का प्रमाण यवन राजदूत, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, किसका? भागवत धर्म विकसित होने का प्रमाण, भागवत धर्म विकसित होने का प्रमाण यवन राजदूत होलियोडोरस के वेशनगर, जो आज का विदिशा नगर है, जो गरुड़ स्तंभ लेख से प्राप्त हुआ है। विदिशा नगर, गरुड़ लेख स्तंभ, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें है। भागवत धर्म विकसित होने का प्रमाण हमको होलियोडोरस के वेशनगर, जो आज का विदिशा है, गरुड़ स्तंभ लेख से प्राप्त होता है। दोस्तों पूरा मैं एक बार फिर से बताता हूं, बहुत अच्छे से सुनिएगा। मध्य भारत में भागवत धर्म विकसित होने का प्रमाण होलियोडोरस के वेशनगर, होलियोडोरस एक यवन राजपूत था जिसने वेशनगर विदिशा पर गरुड़ स्तंभ बनवाया था, वहां से इसकी जानकारी मिलती है भागवत धर्म के विकसित होने की। और इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र हाथी गुम्फा अभिलेख से मिलता है। भारतवर्ष का जिक्र सर्वप्रथम हाथी गुम्फा अभिलेख से प्राप्त होता है। हम आगे बढ़ रहे हैं। सर्वप्रथम दुर्भिक्ष की जानकारी देने वाला जो अभिलेख है वो है सोहगोरा अभिलेख है। इसके बाद इस अभिलेख में संकट काल में उपयोग हेतु खाद्यान्न सुरक्षित रखने का भी उल्लेख है। इस अभिलेख में सोहगोरा अभिलेख, जिसमें दुर्भिक्ष की जानकारी मिलती है, और इसी के अंदर संकट काल में उपयोग होने वाला जो खाद्यान्न है, उससे सुरक्षित कैसे खाद्यान्नों को रखा जाए, उसका उल्लेख भी हमको इस अभिलेख में मिलता है। देखिए, सर्वप्रथम भारत पर होने वाला जो हूण आक्रमण है, सर्वप्रथम की बात हो रही है बार बार, सर्वप्रथम भारत पर होने वाला जो हूण आक्रमण है, उसकी जानकारी भीतरी स्तंभ अभिलेख से प्राप्त होती है। तो सारी चीजें यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है। दुर्भिक्ष की जानकारी सोहगोरा अभिलेख से प्राप्त होती है। यहीं पर जो खाद्यान्न, संकट काल में खाद्यान्न को कैसे सुरक्षित रखा जाए, उसकी जानकारी हमको यहां से प्राप्त होती है। सर्वप्रथम हूण आक्रमण जो भारत पर हुआ था, उसकी जानकारी हमको भीतरी स्तंभ अभिलेख से मिलती है। दोस्तों हम पढ़ रहे हैं पुरातत्व संबंधी साक्ष्य से मिलने वाली जानकारी, जिसमें बहुत सारी अभिलेख है और खुदाई से हमको जो जो चीजें प्राप्त हुई है उसके बारे में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। यहीं पर हम आगे बढ़ते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्वेश्चन और बनेगा कि सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य, सती प्रथा, ये याद रखना है, सती प्रथा, इसके बारे में आपने सुना होगा। सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य एरण अभिलेख में मिलता है। एरण अभिलेख
जो शासक कौन था? शासक भानुगुप्त, शासक भानुगुप्त से प्राप्त होता है। अभी हमने पढ़ा सती प्रथा का जो पहला लिखित साक्ष्य है एरन अभिलेख से मिलता है और जो इसका शासक है वो भानुगुप्त है। इसके बाद हम पढ़ रहे हैं जो सातवाहन राजाओं के बारे में हम पढ़ेंगे, सातवाहन राजाओं के बारे में पढ़ेंगे। तो ये सातवाहन जो राजा है इसका पूरा का पूरा इतिहास जो है अभिलेखों के आधार पर लिखा गया। सातवाहन राजा जो भी है जिसके बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं उनका पूरा का पूरा इतिहास सिर्फ उनके द्वारा जो अभिलेख बनाए गए हैं उनके द्वारा पूरा इतिहास इनका मिलता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे लुसेंट जीके में आगे हम बढ़ रहे हैं रेशम बुनकर की श्रेणियों की जानकारी मंदसौर अभिलेख से प्राप्त हुई। तो मंदसौर अभिलेख जो है, मंदसौर अभिलेख, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ एक एक चीजें, इसको आप बहुत अच्छे से लिख लीजिए। मंदसौर अभिलेख, मंदसौर अभिलेख से क्या जानकारी मिलती है? रेशम बुनकर की, रेशम बुनकर की जानकारी कहाँ से मिलती है? मंदसौर अभिलेख से। इसके बाद हम आगे बढ़ रहे हैं कि कश्मीरी नवपाषाणिक पुरा स्थल बुर्ज होम, ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है। कश्मीरी नवपाषाणिक पुरा स्थल बुर्ज होम से गर्तावास गड्ढा घर का साक्ष्य मिलता है। बुर्ज होम से गर्तावास मतलब गड्ढा घर का साक्ष्य मिलता है। इसमें उतरने के लिए सीढ़ियां होती थी। बुर्ज होम ये कश्मीरी नवपाषाणिक पुरा स्थल है जहाँ से गर्तावास मतलब गड्ढा वाले घर, मतलब जो घर रहते थे गड्ढे में बने हुए थे और उसके अंदर जाने के लिए सीढ़ियाँ होती थी, उसका साक्ष्य कहाँ से मिलता है हमको? ये बुर्ज होम पुरा स्थल से। ठीक है, इसके बाद हम आगे आते हैं कि प्राचीनतम सिक्कों को आहत सिक्के कहा जाता था। प्राचीनतम सिक्कों को, जो प्राचीनतम सिक्के होते थे, प्राचीनतम सिक्के इनको आहत सिक्के कहते थे। प्राचीनतम सिक्कों को आहत सिक्के कहा जाता था। इसी को साहित्य में कापार्षण भी कहते थे। कापार्षण, ये हर एक फैक्ट को बहुत अच्छे से याद रखना है। प्राचीनतम सिक्के को आहत सिक्के कहते थे और इन्हीं को कापार्षण कहते थे साहित्य में। सर्वप्रथम सिक्कों पर जो लेख लिखने का जो कार्य था वो यवन शासकों ने किया। यवन शासकों ने क्या किया? सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखना, सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखना किसने प्रारंभ किया था? यवन शासकों में। हर एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। इसके बाद हम आगे आते हैं समुद्रगुप्त की जो वीणा बजाती हुई मुद्रा वाले सिक्के हैं, उससे ये प्रमाण मिलता है कि जो समुद्रगुप्त था वो संगीत प्रेमी था। समुद्रगुप्त के जो सिक्के बने हुए थे या मिले प्राचीन भारत में हमें, मतलब प्राचीन भारत का इतिहास की पूरी जब जानकारी लगा रहे थे, जब जो सिक्के मिले उस पर समुद्रगुप्त की वीणा बजाती हुई मुद्रा मतलब उस पर अंकित थी कि समुद्रगुप्त वीणा बजा रहा था। इससे ये पता चलता है कि समुद्रगुप्त जो था वो संगीत का प्रेमी था। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं कि अरिकमेडु पुदुचेरी के निकट से रोमन के सिक्के भी प्राप्त हुए। एक एक करके फिर से मैं पूरा रिवाइज कर दे रहा हूँ शॉर्टकट में। भारतीय पुरातत्व की पितामह सर अलेक्जेंडर कनिंघम को कहते थे। बोगाज कोई जो एशिया माइनर है। वैदिक देवता मित्र, वरुण, इंद्र और नासत्व अश्विनी कुमार के नाम मिलते हैं। इसके बाद हमने पढ़ा कि मध्य भारत में भागवत धर्म जो विकसित हुआ है उसका जो प्रमाण है हेलियोडोरस के वेशनगर जो आज का विदिशा है वहाँ से जानकारी मिलती थी। सर्वप्रथम भारतवर्ष का जो जिक्र हुआ है वो हाथी गुम्फा अभिलेख में हुआ है। इसके बाद सर्वप्रथम दुर्भिक्ष की जानकारी देने वाला अभिलेख सहोगोरा अभिलेख है। इस अभिलेख में संकट काल में उपयोग हेतु खाद्यान्न सुरक्षित रखने का भी उल्लेख दिया है। सर्वप्रथम भारत पर होने वाले हुण आक्रमण की जानकारी हमें भीतरी स्तंभ अभिलेख से मिलती है। सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य एरन अभिलेख, शासक था विष्णुगुप्त। सातवाहन जो राजा थे उनका पूरा का पूरा इतिहास अभिलेखों के आधार पर ही हमको पता चला है। और रेशम बुनकर की जो श्रेणी इनकी जानकारी हमको मंदसौर अभिलेख से मिलती है। इसके बाद हम कश्मीरी नवपाषाणिक पुरा स्थल बुर्ज मोहन से गर्तावास या गड्ढे के जो घर है उसका साक्ष्य मिलता है। इसमें उतरने के लिए इसके बाद सीढ़ियाँ भी होती थी। प्राचीनतम सिक्के को आहत सिक्के कहा जाता था। इसी को साहित्य में कापार्षण भी कहा जाता था। इसी में हम आगे बढ़ रहे। सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य जो यवन शासकों ने किया था। ये याद रखने वाली चीज़ है हमारे पास। समुद्रगुप्त की वीणा बजाते हुई जो मुद्रा मिली, इससे पता चलता है कि जो समुद्रगुप्त है वो संगीत प्रेमी था। अरिकमेडु पुदुचेरी के जो निकट से रोमन के सिक्के भी यहाँ पर हमको प्राप्त हुए। सबसे पहले भारत के संबंध जो थे, सबसे पहले भारत के जो संबंध थे, सबसे पहले भारत के संबंध वो थे बर्मा। भारत के सबसे पहले संबंध बर्मा जो सुवर्ण भूमि, वर्तमान में म्यांमार, वर्तमान का म्यांमार, बर्मा जिसको सुवर्ण भूमि और वर्तमान का जो क्या है म्यांमार है। इसके बाद जो भारत के संबंध रहे वो रहे मलाया, मतलब आज का स्वर्ण द्वीप। इसके बाद कंबोडिया,
ये एक एक चीज़ नोट करना है। कंबोडिया जो आज का कंबोज, ठीक है, और लास्ट में जावा जो यवद्वीप, यहाँ से भारत के संबंध बहुत ज़्यादा स्थापित हुए थे। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि जो प्रमुख अभिलेख है और उससे संबंधित शासक कौन कौन से, इसके बारे में हम पूरी जानकारी एक एक करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर जो है इसको आप पूरा नोट कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। हाथी गुम्फा अभिलेख। हाथी गुम्फा अभिलेख जो थे, ये इसके समय शासक जो था जिसने बनाया था वो था कलिंग राज खारवेल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं यहाँ पर नोट कर रहा हूँ, तो ये आप लोग भी इसको नोट कीजिएगा। हाथी गुम्फा अभिलेख, इसमें कोई तिथि नहीं थी, तो इसका जो निर्माण था वो कराया था कलिंग राज खारवेल ने। हर एक अभिलेख के बारे में यहाँ पर मैं जानकारी लिख रहा हूँ, तो इसको आप लिखिए और बहुत अच्छे से नोट कीजिए, साथ साथ सुनिए, याद कीजिए, बहुत अच्छे से एक वीडियो में सारा चीज़ आपकी कंप्लीट हो जाएगी। हाथी गुम्फा अभिलेख, जिसमें सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र हुआ है हाथी गुम्फा अभिलेख में, और इसको बनाने वाले शासक कलिंग राज खारवेल। इसके बाद हम आ रहे जूनागढ़ जिसे गिरनार अभिलेख भी कहते हैं, गिरनार अभिलेख, जूनागढ़ गिरनार अभिलेख। तो ये रुद्रदामन ने बनाया था। रुद्रदामन जो शासक था जिसने बनाया था वो है रुद्रदामन। इसके बाद हम आगे आ रहे नासिक अभिलेख। नासिक अभिलेख ये बनवाया था गौतमी बलश्री। तो फटाफट से तीनों जो मैंने बताया उसको रिवाइज कर लीजिए। सबसे पहले हाथी गुम्फा अभिलेख, जिस पे कोई तिथि नहीं है, जो शासक था कलिंग राज खारवेल। दूसरा हमने पढ़ा जूनागढ़, जिसे गिरनार अभिलेख भी कहते थे, जिसके शासक थे रुद्रदामन। इसके बाद नासिक अभिलेख, जो शासक था गौतमी बलश्री। इसके बाद हम आगे आ रहे हैं इस पर। चौथा हम जो पढ़ रहे हैं प्रयाग स्तंभ लेख, प्रयाग स्तंभ लेख, और इसको बनाने वाले शासक थे समुद्रगुप्त। इंपॉर्टेंट है प्रयाग स्तंभ लेख, इसको बनाने वाले शासक समुद्रगुप्त। इसके आगे एहोल, यहाँ पर आप लिख लीजिएगा अभिलेख, एहोल अभिलेख, और इसको बनाया था पुलकेशिन द्वितीय। प्रयाग स्तंभ लेख, समुद्रगुप्त, एहोल अभिलेख, पुलकेशिन द्वितीय। इसके बाद मंदसौर जो अभिलेख है, इसको बनाया था मालवा नरेश यशोवर्मन। फिर से ऊपर से मैं रिवाइज करवा रहा हूँ, बहुत अच्छे से सुनिए और याद कीजिए। सबसे पहले हाथी गुम्फा अभिलेख कलिंग राज खारवेल, दूसरा जूनागढ़ गिरनार अभिलेख रुद्रदामन, नासिक अभिलेख गौतमी बलश्री, प्रयाग स्तंभ लेख समुद्रगुप्त, एहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय, मंदसौर अभिलेख जो मालवा नरेश यशोवर्मन ने बनाया था। इसके बाद हम आगे आ रहे हैं। इसके बाद ग्वालियर अभिलेख, यहाँ पर पूरा कीजिएगा। ग्वालियर अभिलेख प्रतिहार नरेश भोज ने इसको बनाया था। इसके बाद बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भीतरी जूनागढ़ अभिलेख, जो बनवाया था स्कंद गुप्त ने। बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारी चीज़ें, जो अभिलेख बनाए गए हैं और जो शासक उससे संबंधित है उसके बारे में यहाँ पर जानकारी लिख रहे हैं। अगला जो है और इसका जो लास्ट है वो है देवपाड़ा अभिलेख। बंगाल का जो एक शासक था, बंगाल शासक विजय सेन ने इसको बनाया था। एक बार फिर से फटाफट हम पूरा रिपीट कर ले रहे हैं और इसी वीडियो में आप पूरे जो अभिलेख इसको बहुत अच्छे से याद कर लीजिए। हाथी गुम्फा अभिलेख, कलिंग राज खारवेल, जूनागढ़ गिरनार अभिलेख, रुद्रदामन, नासिक अभिलेख, गौतमी बलश्री, प्रयाग स्तंभ लेख, समुद्रगुप्त, एहोल अभिलेख, पुलकेशिन द्वितीय, मंदसौर अभिलेख, मालवा नरेश यशोवर्मन, ग्वालियर अभिलेख, प्रतिहार नरेश भोज, भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख स्कंदगुप्त, और देवपाड़ा अभिलेख बंगाल शासक विजय सेन ने। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, जो अभिलेखों की जानकारी हम इकट्ठा करते हैं, इसका जो अध्ययन होता है, अभिलेखों का अध्ययन होता है, इसको कहते हैं इपिग्राफी। अभिलेखों का जो अध्ययन होता है इसको कहते हैं इपिग्राफी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पर मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। एक और बार रिपीट कर देता हूँ कि हम लुसेंट जीके पढ़ रहे और एक एक करके लुसेंट जीके की सारी जानकारी इकट्ठा कर रहे और आप लोगों तक पहुँचा रहे। तो दोस्तों बने रहिए, मेरे चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कीजिए, पसंद आए तो लाइक कीजिए। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और पुरातत्व संबंधी साक्ष्य से मिलने वाली जानकारी पर और ज़्यादा चर्चा करेंगे। इसके आगे उत्तर भारत के जो मंदिर की कला है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ें याद रखना। तो आपको आदि जो मंदिरों के विषय में जो जानकारी होगी ये भी आप बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लोगे और क्वेश्चन कैसे भी आएगा तो उसको आप बहुत अच्छे से कंप्लीट करोगे। उत्तर भारत
उत्तर भारत के जितने मंदिर है वो उनकी जो शैली है वो है नागर शैली। उत्तर भारत की मंदिरों की शैली जो है नागर शैली। एवं जो दक्षिण भारत है, नीचे का जो भारत है दक्षिण भारत, यहाँ के जो मंदिर बनाए गए हैं उनकी कला है द्राविड़ शैली। उत्तर भारत के जो मंदिर पूरे बनाए गए हैं वो नागर शैली से बने हुए हैं और दक्षिण भारत के जो मंदिर बने हैं वो द्राविड़ शैली से बने हुए हैं। दक्षिणापथ के मंदिरों का निर्माण नागर और द्राविड़ दोनों शैलियों का प्रभाव है। मतलब कि जो दक्षिणापथ के मंदिर बने हुए हैं भारत में उसमें द्राविड़ और नागर दोनों शैली का प्रभाव मिलता है। और ये वाली जो शैली होती है ये कहलाती है वेसर शैली। वेसर शैली मतलब उत्तर भारत के मंदिर नागर शैली से, दक्षिण भारत के मंदिर जो है वो द्राविड़ शैली से, और जो दोनों के बने हैं वो दक्षिणापथ में उनको कहते हैं वेसर शैली। ये बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर चीज़ है, इसको आपको पता होना चाहिए। इसके बाद हम आगे बढ़ रहे हैं यहाँ से। पंचायतन एक शब्द है, पंचायतन। पंचायतन जो शब्द है, पंचायतन शब्द मंदिर रचना शैली से संबंधित है। ये याद रखना है, पंचायतन शब्द किससे संबंधित है, तो पंचायतन शब्द मंदिर रचना शैली से संबंधित है। मंदिर रचना शैली से पंचायतन शब्द संबंधित है। एक हिंदू मंदिर तब पंचायतन शैली का कहलाता है। ये देखिए सुनिए इस चीज़ को, एक हिंदू मंदिर तब पंचायतन शैली का कहलाता है जब मुख्य मंदिर 4 सहायक मंदिरों से घिरा होता है। एक हिंदू मंदिर पंचायतन शैली का तब कहलाता है जब मुख्य मंदिर 4 सहायक मंदिरों से घिरा होता है। और पंचायतन मंदिर का जो उदाहरण है वो देखिए, पंचायतन मंदिर का उदाहरण यहाँ पर मैं एक एक करके लिख दे रहा हूँ। पंचायतन मंदिर का उदाहरण है वो सबसे पहले कंदरिया महादेव मंदिर। कंदरिया महादेव मंदिर दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। एमपी के एग्जाम में लगभग बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो ये स्थित है खजुराहो जो मध्य प्रदेश में है, खजुराहो में स्थित है कंदरिया महादेव मंदिर। अब ये किस शैली का उदाहरण है, तो ये किस शैली का उदाहरण है, ये पंचायतन शैली का उदाहरण है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद ब्रह्मेश्वर मंदिर। ब्रह्मेश्वर मंदिर ये स्थित है भुवनेश्वर में। ब्रह्मेश्वर मंदिर भुवनेश्वर में स्थित है। लक्ष्मण मंदिर ये यहीं पर है खजुराहो में। लक्ष्मण मंदिर ये भी पंचायतन शैली का है और ये कहाँ पर स्थित है, खजुराहो में, ये भी आपको याद रखना है। लिंगराज मंदिर ये भी भुवनेश्वर में स्थित है। दशावतार मंदिर सारे मंदिरों को बहुत अच्छे से नोट कीजिए कहाँ पर स्थित है, ये भी हमको पता होना चाहिए। दशावतार मंदिर ये देवगढ़ में है, देवगढ़ जो कि उत्तर प्रदेश में आता है, यहाँ पर स्थित है। और लास्ट मंदिर है गोंडेश्वर मंदिर जो कि महाराष्ट्र में है। गोंडेश्वर मंदिर जो कि महाराष्ट्र में। एक बार फिर से फटाफट रिपीट कर लीजिए। पंचायतन ये मंदिर निर्माण शैली मतलब इनकी जो रचना है उससे संबंधित ये शब्द है। और इस शैली से निर्मित मंदिर कंदरिया महादेव जो कि खजुराहो में है, ब्रह्मेश्वर मंदिर भुवनेश्वर में है, लिंगराज मंदिर ये भी भुवनेश्वर में है, दशावतार मंदिर ये देवगढ़ जो कि उत्तर प्रदेश में आता है, और लक्ष्मण मंदिर जो भी खजुराहो में है, और गोंडेश्वर मंदिर जो कि महाराष्ट्र में है। तो दोस्तों ये थे हमारे पुरातत्व संबंधी साक्ष्य से मिलने वाली जानकारी जो संबंधित है लूसेंट बुक से। दोस्तों लूसेंट बुक को बहुत अच्छे से तैयार कीजिए, पूरी जानकारी पूरा जीके आप एक एक करके अच्छे से इसी वीडियो में समझिए, प्लस उसको वहीं पर याद कर लीजिए ताकि दूसरी बार में आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। वीडियो को बहुत अच्छे से सुनिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे साथ बने रहिए। थैंक यू फ्रेंड्स।